हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम संविधान के भाग 14 का के संबंध में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान भाग 14 का। तो मूल संविधान में जो भाग 14 का उल्लेख नहीं था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का भाग 14 का जोड़ा गया और जिसका शीर्षक अधिकरण रखा गया। जिसे अंग्रेजी में ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो अधिकरण क्या होता है? तो अधिकरण जो है वो एक प्रकार का स्पेशल कोर्ट होता है, विशेष न्यायालय होता है। तो इस विशेष न्यायालय की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और ये क्यों स्थापित किया गया और ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए इनको अच्छी तरीके से समझते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके तहत जो संविधान के भाग 14 का के अंतर्गत अधिकरण जोड़ा गया और अधिकरण के अंतर्गत अनुच्छेद 323 का और अनुच्छेद 323 खा जो है अधिकरण के अंतर्गत जोड़े गए। अब आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत क्या है। तो अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत है प्रशासनिक अधिकरण। और अनुच्छेद 323 खा के अंतर्गत अन्य विषयों हेतु अधिकरण। अब बात करते हैं जो प्रशासनिक अधिकरण है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता जो लोक सेवक और केंद्रीय कर्मचारी, इनकी जो भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित जो मामले होते हैं, उनको न्यायालय में न जाकर जो विशेष न्यायालय बनाए गए उनमें इनका निपटान किया जाना। तो इस तरीके से जो केंद्र के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्यों के संदर्भ में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति किसे दी गई? संसद को। संसद जो है अनुच्छेद 323 का के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्यों की मांग पर राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना या गठन कर सकती है। किस अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद 323 का के तहत। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो 1985 में प्रशासनिक
अधिकरण अधिनियम के तहत जो है संसद ने केंद्रीय प्राधिकरण केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण कैट की स्थापना 1 नवंबर 1985 में की। तो सर्वप्रथम जो है संसद ने 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम बनाया और उसके तहत जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई। तो जो कैट का प्रधान कार्यालय है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो प्रधान कार्यालय या मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और इसी के साथ जो पूरक खंडपीठें हैं पूरक खंडपीठों की स्थापना भी 1985 में की गई। 14 पूरक खंडपीठ 1985 में स्थापित किए गए इसी समय। अब बात करते हैं कि जो कैट है उसके लिए उसकी संरचना क्या होनी चाहिए। उसकी संरचना में कैट के लिए एक अध्यक्ष, और कुछ प्रशासनिक सदस्य और कुछ न्यायिक सदस्य होने चाहिए। पहले जो परंपरा थी 2006 से पहले जो कैट में अध्यक्ष भी होते थे और उपाध्यक्ष का पद भी था और जो प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य भी थे। तो 2006 में जो है उपाध्यक्ष के पद को समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में जो है कैट में एक अध्यक्ष होंगे और 65 सदस्य होंगे। तो प्रश्न यहीं से बनेंगे, पूछ देता है कि कैट में कितने सदस्य होंगे। तो कैट में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 65 है, अध्यक्ष 1 है और उपाध्यक्ष। कैट में उपाध्यक्ष के पद को कब हटा दिया गया, तो वर्ष 2006 में जो कैट में उपाध्यक्ष के पद को समाप्त कर दिया गया। तो अब इनके बारे में जानते हैं। जो कैट की अध्यक्ष की उम्र कितनी होनी चाहिए, कितने पद तक अपने पद पर ये बना, कितने समय तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं और इनका कार्यकाल क्या, तो जानते हैं। जो सदस्य हैं उनके बारे में भी और अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी। तो इन दोनों अध्यक्ष और सदस्य दोनों 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे और जो अध्यक्ष हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे और जो सदस्य हैं वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे।
इस तरीके से हमने कैट के अंतर्गत जो अध्यक्ष की संख्या और सदस्यों की संख्या को जाना और उसके बाद उनके कार्यकाल को जाना, फिर कितने समय तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं उस बात को जाना। इस तरीके से जो राज्यों हेतु प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जाएंगे, तो उनमें भी सदस्यों और अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे, और जो कैट के अध्यक्ष और सदस्य इनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इस तरीके से इनकी नियुक्तियां तो राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे, और जो गठन है राज्य प्रशासनिक अधिकार का गठन वो भी संसद करेगी। इस तरीके से जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। तो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके परामर्श के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये बात जानी। तो जो राज्यों हेतु तो प्रशासनिक अधिकार गठित किए जाएंगे, तो वो 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु तो एक के प्रशासनिक अधिकरण हो सकता है, और प्रत्येक राज्य के लिए भी एक प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की जो शक्ति है वो संसद को है। इस तरीके से हमने जो प्राधिकरणों की स्थापना की बात और उनके कार्यों की बात को हमने जाना। इसी तरीके से जो राज्य के प्रशासनिक अधिकरण हैं उनके अंतर्गत जो राज्य के लोक सेवक और राज्य के कर्मचारी की जो भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित जो मामले होते हैं उनका निपटान जो है राज्य प्रशासनिक अधिकरण करता है। और जो केंद्र का है केंद्र प्रशासनिक अधिकरण वो केंद्र के लोक सेवकों और केंद्र के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों का निपटान करता है। तो इस तरीके से हमने इन बिंदुओं को जाना। अब जानते हैं जो अन्य विषयों से संबंधित अधिकरण हैं। तो अन्य विषयों से संबंधित केंद्र सूची के विषयों के अंतर्गत और राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आने वाले विषय जैसे भूमि सुधार,
विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात, किराया और नगर की अधिकतम संपत्ति। इसी तरीके से संसद और विधान मंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं वो अनुच्छेद 300 खा के अंतर्गत जो अधिकरण स्थापित किए जाते हैं उनके द्वारा इन मामलों का निपटान होता है। तो जो अनुच्छेद 323 खा के अंतर्गत जो अधिकरण स्थापित करने की शक्ति है वो संसद को भी है और संबंधित राज्य के विधानमंडल को भी है। तो यहाँ पर हमने अनुच्छेद 323 खा के तहत जो अधिकरण ट्रिब्यूनल अधिकरण या न्यायाधिकरण बात एक ही है स्थापित किए जाएंगे तो उनकी शक्ति जो है संसद को है। संसद जो है राज्यों हेतु भी अधिकरण स्थापित कर सकती है और विधानमंडल भी इन अधिकरणों की स्थापना कर सकता है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हम चर्चा किए और उनको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और आपके सुझाव जो है सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।